स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। तो यहाँ पर जो आपके एमसीक्यू बनेंगे, ध्यान रखिएगा, इसके आंसर्स मैं बताऊंगा और साथ ही साथ आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो एमसीक्यू है ये आपको 9 मिलेंगे देखने के लिए, और इसमें 9 के 9 अगर आप आंसर देते हैं तो आप यहाँ से 9 अंक प्राप्त करेंगे, यानी कि एक एक अंक के 9 एमसीक्यू आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले 9 एमसीक्यू को देखते हैं, फिर आगे का पोर्शन फिलअप बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, Fe3O4 का क्रिस्टल है तो ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का आपको पेपर दिया हुआ है, अगर आपने वहां पे समझा है तो मैंने बारीकी से समझाया है हर चीज को कि केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो उस पेपर को जरूर याद रखें। और यहाँ पर जो है आप उस पेपर को देखेंगे तो आपका थोड़ा सा माइंड जो है खुल जाएगा कि केमिस्ट्री को कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा केमिस्ट्री का, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें आपको पासवर्ड बताया जाएगा, और वो पासवर्ड आप जैसे ही डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे आप, तो वो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। पासवर्ड जो है 6 अंक का होगा, 6 डिजिट होंगे पासवर्ड में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 नंबर जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, वो नंबर नोट कर लेना। तो यहाँ पर Fe3O4 का क्रिस्टल कैसा है, तो क्या आंसर बताएंगे आप? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने तो अंदाजा भी लगा लिया होगा अगर आपने तैयारी करी है। तो ये लोह चुंबकीय है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कभी आप अयस्क छाड़ दो, इसमें से अयस्क नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे अयस्क नहीं है, वो कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पिग आयरन जो है आपका अयस्क नहीं है। पिग आयरन जानते हो आप, कास्टिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, यहाँ पर पूछा गया है आपको, डाइक्लोरो डाइएमीन प्लेटिनम सेकंड संकुल का सूत्र है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र इसमें सही है? अगर आप डाइक्लोरो डाइएमीन प्लेटिनम सेकंड लिखते हो तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो बिल्कुल सही समझा आपने, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर PTCl2 और NH3 आपका ब्रैकेट में रहेगा, उसका होल ट्वाइस रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सारे आप जैसे जैसे एमसीक्यू करते जाएंगे आपके नंबर जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको एक रिएक्शन दी गई है और KOH के साथ में आपको जो है इसका ट्रीटमेंट करना है। इसका मुख्य उत्पाद जो आपसे पूछा गया, मुख्य उत्पाद यानी कि जो मोस्ट जो इसका उत्पाद है वो आपको बताना है। तो ब्यूटीन 2 जो है इसका निकल के आएगा, आप जब इसको सही करोगे, सॉल्व करके इसको देखना है आपको रिएक्शन क्या बनने वाली है, और जब आंसर देखोगे तो आप ब्यूटीन 2 जो है आपको मिलेगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला जो है इसमें पूछा गया है, एल्कोहली की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है? तो कार्बिल एमीन परीक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसके साथ कार्बिल एमीन की परीक्षण की जाती है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे देखिए त्रिहेलोजीनीकृत मेथेन और प्राथमिक एमीन जो है ना, इसके साथ जो है हम क्या करते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिनॉल 0.20% यानी 0.2%, सीधी सी बात है। जीरो अगर पॉइंट के बाद में लास्ट में जीरो लगता है उसका कोई मोल नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हो 0.2% भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। विलियन में निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? तो फिनॉल 2% विलियन में किस प्रकार ये काम करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो काम करता है ये 0.2%, आप देखना ध्यान से, आप बहुत सारी चीजें खरीदते हैं उसमें भी आपको लिखा रहता है, बाकी आपको एक टीचर ने समझाया होगा, ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य में पाचन तंत्र में नहीं पचता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो नहीं पचता है, वो कौन सा है इसमें से? बिल्कुल सही, आप बता सकते हैं, ग्लाइकोजन जो है नहीं पचता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने निम्न में से कौन से यौगिक में बायोरेटिक परीक्षण नहीं होता है? तो कौन सा यौगिक है जिसमें बायोरेटिक परीक्षण नहीं होता है? अगर आप लोग बढ़िया से वीडियो को शेयर करते हैं, मैक्सिमम शेयर करते हैं, ठीक है,
और आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपका इसका नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा आपको। अगर आप बढ़िया तरीके से शेयर करते हैं और सभी लोग देखते हैं तो आप लोगों का जो वीडियोस आप लोग देखते हैं उसके लिए हम वीडियोस की उपलब्धि करवा देते हैं, हमारे जो भी एक्सपर्ट है उनको लगा देते हैं कि चलो इनके लिए जो है सॉल्यूशंस अवेलेबल कराया जाए बच्चों के लिए। और ये सॉल्यूशंस जो दिए जाते हैं आप जानते हो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। जो बच्चे पढ़ते हैं सारे सॉल्यूशंस, और कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि केवल मैं एक पेपर पढ़ लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। पास होने के लाले पड़ जाएंगे एक पेपर के चक्कर में रहोगे तो आपको एक की जगह दो पेपर मिले दो पढ़िए, तीन पेपर मिले तीन पढ़िए, चार पेपर मिले चार पढ़िए, इस तरह से कोई भी पेपर पढ़िए तो आपको जो है बहुत बढ़िया स्कोर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो जितने पेपर्स मिलते हैं उतने पेपर्स पढ़ते जाइए और मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम कमेंट करिए, ताकि आपका नेक्स्ट जो है और भी हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको दे दें पीडीएफ फॉर्म में। अच्छा, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का सबसे पहला पासवर्ड यूज करिए, जो आपको हमें पीडीएफ का पासवर्ड बता रहे हैं वो पहला है 22। इसके बाद और अभी 6 मैंने बताया, 6 नंबर आपको बताऊंगा, अभी 2 ही नंबर बताए हैं, ठीक है, 22 हुआ है। आगे इसको लिख लेना, आगे आपके काम आएगा। तो निम्न में से कौन से यौगिक में बायोरेट परीक्षण नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ लिया आपने, बायोरेट परीक्षण जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम एमसीक्यू की बात करते हैं, एमिनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होती है? तो एमिनो अम्ल जो है ये वसा के निर्माण की इकाई होती है, तो यहाँ पर सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आंसर्स के साथ मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। पीडीएफ का पासवर्ड जरूर नोट करें, स्किप ना करें, पासवर्ड छूट जाएगा फिर आपको दोबारा तिबारा वीडियो देखना पड़ेगा, तो उसमें आपका ही नुकसान है। समय की उपलब्धता का समझें और फटाफट मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? सभी को पता है बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है ये आपका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन पलवन विधि में प्रयुक्त संग्राहक का भाग खाली स्थान है, वो क्या है? तो इसका संग्राहक का जो भाग होता है वो क्या होता है, याद आ गया आपको? वो होता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको केवल यहां पर ध्यान रखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति में केवल आपको 1 नंबर के 4 प्रश्न मिलेंगे, तो यहां से आपको मिलने वाले हैं 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए Ni2+ में है और TiV2+ में है और V3+ में है, ये चुंबकीय आघूर्ण इनका क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जब चुंबकीय आघूर्ण आप फॉर्मूले में डालकर निकाल दोगे, या फिर आपको याद भी रखना है इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो ये होता है आपका 2.83 BM। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए इस एलिमेंट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अगर आपने देखा होगा तो इसमें अयुग्मित है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि शून्य है, 0 है यानी कि शून्य है। इसके बाद जो है आपके यहाँ पे खत्म होता है रिक्त स्थान। अब आते हैं आपका प्रश्न नंबर 3, जिसमें एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये एक अंक के प्रश्न जो अति लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे इनकी संख्या होगी 8, और ये सभी होंगे एक एक नंबर के, और देंगे ये आपको 8 नंबर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न होगा ये 8 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। जो जो चीज़ बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ढंग से दिमाग में सेट कर लेना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, कायिक केंद्रीकृत घन यहाँ पे घर्षणीय संरचना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, घनीय संरचना में संकुल दक्षता का मान जो है कितना होता है? तो वो संकुल दक्षता का मान होता है 68%। ठीक है, काय केंद्रीय घनीय संरचना में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, किसी विलयन के परासरण दाब और उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, परासरण दाब और अणुभार में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है, केवल इतना लिख दोगे तो आंसर आपका हो जाएगा। इसके जो मानक चीजें हैं उनको आप बताएं ना बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया है ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे, केवल इसको लिखने से ही 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको यही नहीं पता तो फिर आप फॉर्मूले में पुट कैसे करोगे। इसका थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लिखना है, तो आप यहां से इसका जो है उत्तर देख लेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहां पर जो है आपसे पूछा गया बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित 2 अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं दोनों अशुद्धियों के बारे में, है ना, ये अशुद्धियां जो है आप बता सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा ऑक्साइड आयनिक है?
तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से आयनिक ऑक्साइड बताना है तो आपको आयनिक ऑक्साइड का बिल्कुल सीधा सीधा लिख देना है कि ये रहा आयनिक ऑक्साइड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो पूछा गया CH3OH, इसमें मतलब सिंगल बॉन्ड OH आबंद लंबाई, फिनॉल में C सिंगल बॉन्ड OH आबंद लंबाई से जरा सी अधिक होती है, इसका कारण दीजिए। देखिए इसमें जो बॉन्डिंग और इसकी बॉन्डिंग है ना, दोनों के अंतर में आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर इस तरह से समझ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन क्षारीय अधिक क्षारीय है, एलिनीन या फिर अमोनिया, दोनों में से कौन क्षारीय है? तो अमोनिया जो है एलिनीन से अधिक क्षारीय होती है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेंजीन वलय पर एक इलेक्ट्रॉन विमोचक प्रतिस्थापी की उपस्थिति किस प्रकार एरोमेटिक एमीन की क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करती है? तो इसका रीजन हो जाएगा एरोमेटिक एमीन की क्षारीय सामर्थ्य जो है वो बढ़ती है, इस तरह से ये प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 प्रश्न आपने यहाँ से किए, आपको 8 अंक यहाँ से एक एक नंबर के मिल जाने हैं। अगले जो सेक्शन है इसमें आपका खंड ब जो शुरू होगा, इसमें आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे और वो भी कितने, 1.5 अंक के, 1.5 या 1 सही 1/2 अंक बोलिए। तो इस तरह का आपको जो है ये मिलेगा। और ये आप जब करेंगे तो आपका 1.5 गुना 12 गुना में 1.5 कर लीजिए, कितने हो जाते हैं आपके अप्रोक्सीमेटली 18 अंक हो जाएंगे ना, 18 अंक मिलेंगे आपको यहाँ से। तो प्रश्न नंबर 4 में जो आपको 12 प्रश्न मिलेंगे ये आपको देंगे 18 अंक। तो ये 18 अंक आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको 1.5 अंक के 12 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष में जो है आपको विभेद करना है। तो दोनों को हमने यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिया है, आप देख सकते हैं। 5वां जो प्रश्न है, यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हैं, सरल घनीय धातु में क्रिस्टल में संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। संकुलन क्षमता ज्ञात करने को मैंने बताया हुआ है, आपने इससे पहले वाला केमिस्ट्री का अगर वीडियो देखा है तो आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो वीडियोस डाले जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें, और पहले वीडियो को तो ध्यान से देखें क्योंकि उसको बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है, ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो दिया जाए तो उसमें ना भी समझाएं तो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाए। और यहाँ पे पूरे आंसर्स में लिख के दे रहा हूँ तो आपको और भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और इसकी PDF भी आप प्राप्त करेंगे। अगला पासवर्ड जो है आप नोट कर सकते हैं, अगला पासवर्ड जो है वो है आपका 44, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप नोट कर लेंगे 5वें का। और छठा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, एथेनॉल तथा एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आप बता देंगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक यौगिक के 4 ग्राम को जल के 200 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस यौगिक का अणुभार आपको ज्ञात करना है। अणुभार का ज्ञात करना है, यानी कि अणुभार क्या हो गया, MB हो गया, ठीक है। और जो है इसमें जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है आपको दे रखा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे सारे प्रश्न 1.5 अंक के होंगे, ध्यान रखना है ये चीज़। तो यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो सारे लिख लेंगे, फॉर्मूला हमारे को पता है, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। 8वां जो प्रश्न है इसमें देखिए, अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग में विभेद करना है, अंतर बताना। अभिक्रिया वेग क्या होता है और विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होती है, इसमें आपको अंतर बता देना है। तो इस तरह से बता सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अभिक्रिया जो है आपको दे रखी है एक, जो कि आपका इसको करने से A और B के लिए वेग स्थिरांक जो है आपको दे रखा है। वेग कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। इसमें K का मान जो है ये दे रखा है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, और जिसमें A की वैल्यू और B की वैल्यू दे रखी है, तो अभिक्रिया वेग की गणना भी आपको करनी है। और जब A घट करके ये हो जाए तो भी तभी, ठीक है ना। अभिक्रिया वेग की गणना कब करनी है, जब A घट करके ये हो जाता है तब। तो इसका आंसर है यहाँ पे देखिए, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्पष्ट कीजिए कि Cu+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों? इसका रीजन आपको बता देना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु ऋणायनों के नाम लिखने हैं जिनमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। इसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां जो क्वेश्चन है देखिए, 12वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पर A और B आपका प्राप्त हो रहा है, और आपको बताना है कि A B का रासायनिक सूत्र क्या होने वाला है, ठीक है। ये A प्रोडक्ट और B प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये आपको बताना है। रिएक्शंस अगर आपको आती है तो आप आसानी से बता सकते हैं। A प्रोडक्ट जो है आपका क्या बन जाएगा, फेनिल साइनाइड बन जाएगा, और बेंजोइक अम्ल जो है B प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है B। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
लुकास परीक्षण क्या है? यह किस प्रकार के यौगिक की पहचान में उपयोगी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, कोल्बे विद्युत अपघटन की जो क्रिया विधि है वो क्या होगी, ये आपको समझा देना है। क्रिया विधि यहाँ पे लिख दी गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे, लोइस अम्लों में जैसे कि आपको दिए गए हैं आदि के साथ क्रिया करके ईथर उपसंयोजी यौगिक बनाता है, इसका रीजन क्या है ये आपको बता देना है। इसके बाद जो खंड स है आपका, सेक्शन सी जो शुरू होता है, इसमें 3 प्रश्न आएंगे आपको 3 नंबर के, यानी कि टोटल ये आपको 9 नंबर देगा। ध्यान रखिएगा, सारे अंक बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे 3 प्रश्न करने होंगे, 3 अंक के रहेंगे और ये 9 अंक आपको देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक अभिक्रिया जो है आपको दे रखी है, ठीक है, ये वाली। इसकी दर जो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता जो है आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर जो है, और इसमें एक चीज और पूछी है, इसमें आपको फर्स्ट जो है आपसे पूछा गया है और सेकंड भी पूछा गया है, ठीक है, और इसी में अ पार्ट है ये तो, और इसी में ब पार्ट भी है, ठीक है ना। तो ये टोटल मिला के आपको यहाँ पर जो है 3 अंक का हो गया, देखिए 2 + 1। इसी में अथवा पार्ट आपको देखने को जो मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, अथवा पार्ट आपको मिलेगा नहीं, वैसे क्वेश्चन पेपर में तो आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो अथवा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से डाला है, लेकिन आपको इन क्वेश्चन में जो सेक्शन सी है, अभी आपने जो देखा 3 अंक के जो प्रश्न है, इसमें कोई भी अथवा नहीं मिलेगा, अथवा नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। अगर आपको अथवा नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि आपको सारे प्रश्न करने होंगे। ये 3 के 3 प्रश्न 16, 17 और 18 तीनों एक एक ही प्रश्न आएंगे और ये तीनों के तीनों करने होंगे। हमने 16, 17, 18 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से अथवा भी डाला है, ताकि आप इन क्वेश्चनों को भी तैयार कर लें। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका बी पार्ट है, ये सॉल्व किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न रहेगा। अब इसमें देखिए 17 नंबर, जो 17 नंबर है इसमें आपको अ और ब दिया गया है, ठीक है, और इसमें जो है आपका अथवा भी दिया गया, लेकिन अथवा आपको मिलेगा नहीं। हमने अथवा दिया है आपके लिए ये, लेकिन आपको अथवा नहीं मिलेगा। 17 में केवल एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसको करना अनिवार्य होगा। आपको केवल सेक्शन डी जो अभी हम देखने वाले हैं उसी में केवल अथवा मिलेगा, और उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे जो अथवा देंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप कभी सोचें कि 17 क्वेश्चन में मैंने अथवा दिया है तो आपको अथवा मिलेगा, नहीं। अथवा में मतलब मैंने इसलिए दिया है कि आपके एक साथ में 2-3 प्रश्न तैयार हो जाएं। तो अथवा में ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको उत्तर दोनों में से कोई एक ही देना होगा। यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, तो इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है। 3 अंक का ये भी है, 3 अंक का ये भी है। तो इसके आंसर्स को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे जो मैंने अंतर बता दिया है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में जो अंतर है वो आप इस तरह से लिख लेंगे, एक तरह टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अंतर हैं। आपको कम से कम 3 से 4 अंतर आपको याद रखने हैं, 3 से 4 अंतर आपको आने चाहिए। जो आसान अंतर लगता है ना वो आपको याद करना है। ब पार्ट का आंसर यहाँ पे हो गया है। इसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें आपको जब आप इसको करोगे तो इसको देखिए, इसमें आपको अथवा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, अथवा हमने दिया है आपको। तो यहाँ पे अ और ब पार्ट मिलेगा, और फिर आपको अ और ब पार्ट मिलेगा। तो इनको तैयार करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको दिख गया। 18 में केवल एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। उत्तर जो है हमने दे दिया है अ पार्ट का और ब पार्ट का, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब खंड जो द है, यहाँ पर आपके 4 अंक के केवल 2 प्रश्न मिलेंगे, और यहाँ से मिलेगा 4 दूनी 8 नंबर। यहाँ पर मिलेगा आपको अथवा, आपके एग्जाम पेपर में मिलेगा यहाँ पे अथवा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 19वां जो प्रश्न है, इसमें आपको देखो अथवा मिल रहा है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अथवा आपको मिलेगा। यहाँ पे अ पार्ट है और ब पार्ट है, यहाँ पे भी अ पार्ट है ब पार्ट है। इनमें दोनों में से कोई, या तो आप अ पार्ट करिए या फिर ब पार्ट करिए, अ ब दोनों करिए, या फिर ये वाले अ ब दोनों करिए। ये चीज आपको एग्जाम में 19वें प्रश्न में, केवल 19वें और 20वें, 19 नंबर और 20 नंबर प्रश्न में ही केवल आपको अथवा मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। लास्ट केवल 2 क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे, इसके अलावा सारे प्रश्न आपको करने होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है उत्तर आप नोट कर लेंगे। पीडीएफ मैं आपको दे ही रहा हूँ, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वो पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड आपको डालना होगा। मैंने पासवर्ड अभी आपको 2 बार बता दिया है, तीसरी बार बताऊंगा लास्ट पासवर्ड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चंस आपके सामने है, इसके आंसर्स आप देख ही रहे हैं, तो इनको नोट कर लेंगे और देख लेंगे। इसके खंड ब, इसका जो ब पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसका जो है अथवा वाला, दोनों में से कोई आपको एक ही करना है। तो आप सारे क्वेश्चन तैयार करें, याद रखना है आपको। और 20वां जो प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है
यहाँ पे डाई एथिल कीटोन का संरचना सूत्र लिखना है। इसमें ब पार्ट भी है आपका, ये अ पार्ट है, ये ब पार्ट है। इसमें अथवा क्वेश्चन भी है आपका। यहाँ पे बस्सी अम्ल किसे कहते हैं और एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र दे रखा है और इसके ऊपर ऊपर जो है आपको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अ पार्ट का आंसर हो जाएगा, ब पार्ट का आंसर हो जाएगा। किसी भी एक, हमने एक का दिया, आप दूसरे का आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का पेपर का जो है सॉल्यूशन आपने देखा, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दिया। और इनको जो टाइपिंग करने में जो माथाफोड़ी होती है ना, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे ये आपका जो होता है कुछ डायग्राम बनाना बहुत रेयर, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको टाइप करना बहुत इजी नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि बहुत मेहनत लगती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दो पेपर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें जो सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स जो है डालने बड़ी मुश्किल होते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसका सॉल्यूशन आपने देख लिया। पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अंतिम पासवर्ड 33 है, इसको आप नोट करें और जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके दूसरे वीडियोज़ हैं, आप जितना मैक्सिमम शेयर करोगे फटाफट, अभी 1 घंटे में आप मैक्सिमम शेयर करते हो, आपका नेक्स्ट घंटे में आपका दूसरा पीडीएफ आपके सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जितना समय आप यहाँ पर देंगे उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए, और जितनी जल्दी जल्दी पढ़ करके याद करेंगे वो और बेस्ट होगा आपके लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।